लोगों ने पूरी कूलम्ब्स लॉ को समझा था और इसके साथ साथ हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी समझा था। लेकिन कूलम्ब्स लॉ के अंदर एक कांस्टेंट आया था जिसका नाम था, जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। तो आइए आज शुरू करते हैं उस के बारे में डिस्कशन, और उसी डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें के की, तो के को जानने से पहले हम कूलम्ब्स लॉ को एक बार देखना चाहेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन बस उसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझ लेते हैं, थोड़ा गणितीय रूप क्या है उसका। तो यदि कूलम्ब्स लॉ का गणितीय रूप बात करें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये पूरा का पूरा सेगमेंट कूलम्ब्स लॉ में प्रूव्ड होता है, ठीक है। अब रही बात कि इसमें जो ये के है, इस के को क्या कहते हैं भाई, ठीक है। तो इस के को परावैद्युतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावैद्युतांक, ठीक है। इसे, ये जो परावैद्युतांक है इसे विशिष्ट परावैद्युता भी कहा जाता है, ठीक है। विशिष्ट परावैद्युता, परावैद्युतता, ठीक है। अब बात यह आती है कि ये है कौन या क्या यूज है इसका। तो सबसे पहली चीज समझिए, ये एक बीमाहीन राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि, ठीक है। बीमाहीन राशि का मतलब एक ऐसी राशि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, और जिसका कोई मात्रक नहीं होता है तो उसकी कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज समझिए कि आपको के दो जगह देखने को मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। सबसे पहली चीज, यदि आप लोग एनसीईआरटी देख रहे हो ना, तो यदि एनसीईआरटी देख रहे होगे तो एनसीईआरटी में आपको फार्मूला मिलेगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इस केस में ये वाला जो के दिख रहा है, ये जो के दिख रहा है, इसे हम परावैद्युतांक नहीं कहते हैं, ये परावैद्युतांक नहीं है, ठीक है। ये परावैद्युतांक नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, और ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की पूरी वैल्यू जो होती है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आता है। ये जो के है ये, ठीक है, यहां पे ये जो के दिख रहा है, ये, इस के को हम परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यदि आप एनसीईआरटी देख रहे हो तो एनसीईआरटी में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये दिखाई देगा, इसे आप परावैद्युतांक नहीं कहेंगे। परावैद्युतांक ये होता है, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट के साथ लगा हुआ जो कांस्टेंट होता है के, उसे परावैद्युतांक कहा जाता है, या उसी को विशिष्ट परावैद्युता भी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अब बात ये आती है कि हमारे पास इस के का जो मान होता है, ठीक है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। यदि ये पूरा का पूरा निकाय, जो दो बिंदु आवेश आपने ले रखे हैं, यदि ये पूरा का पूरा निकाय निर्वात में उपस्थित है, ठीक है, कहां उपस्थित है? निर्वात में। यदि निर्वात में आपने इसको व्यवस्थित कर रखा है तो निर्वात के लिए के का मान ऑलवेज 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यदि आप यहीं पर ऐसा बात करते हैं कि यदि आपका ये बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश आपने ले रखे हैं, जिससे आपने निकाय बना रखा है, ये निकाय यदि किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हुए हैं, परावैद्युत माध्यम क्या होता है? यानी परावैद्युत पदार्थ से नॉन कंडक्टर को कहते हैं, यानी अचालक को कहते हैं, ठीक है। जैसे मोम, कांच, कागज, कोई ऐसा ऑयल जो कंडक्टर ना हो, ठीक है। तो उस सब के लिए के की जो वैल्यू होती है वह हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। किसके लिए? परावैद्युत पदार्थों के लिए, परावैद्युत पदार्थों के लिए, यानी परावैद्युत पदार्थों के लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, और निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और यदि मेटल के लिए बात कर लें, यदि धातुओं के लिए बात कर लिया जाए, तो धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, ठीक है। यदि मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स के लिए जो के होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इनफाइनाइट होती है। यानी फिर से समझ लीजिए आप, हमने क्या बात किया कि इस के की
डिस्कशन वैल्यू हो रही है, डिस्कशन किसके लिए हो रही है, के के लिए। के को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। ठीक है, ये एक बीमाहीन राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है, और मात्रक नहीं होता है तो बीमा भी नहीं होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये जो के है आपको दो जगह दिख जाएंगे। यदि एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर दिखेगा। तो उस अवस्था में ये जो के है, इस के को परावैद्युतांक नहीं कहा जाता है, लेकिन के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ये दिखाई देता है। इसमें ये जो स्मॉल के दिख रहा है इससे हम परावैद्युतांक कहते हैं, या इसी के को परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युता के नाम से भी जाना जाता है। यदि k इक्वल टू 1 की बात करें तो ठीक है, तो निर्वात में यदि आपने जो बिंदु आवेश ले रखे हैं जिसके लिए कूलाम का नियम सत्यापित होता है बिंदु आवेशों के लिए, तो बिंदु आवेश की बात करें तो यदि बिंदु आवेश आपका जो आपने बिंदु आवेश ले रखे हैं वो बिंदु आवेश यदि निर्वात में व्यवस्थित है, ठीक है, निर्वात में व्यवस्थित कर रखा है तो उसके लिए k की वैल्यू 1 होती है। और यदि आपने ये बिंदु आवेश जहां व्यवस्थित कर रखा है वो एक कोई परावैद्युत माध्यम है, ठीक है, परावैद्युत माध्यम क्या होते हैं, यानी अचालक माध्यम की बात कर रहे हैं, जैसे कि कांच, तेल, ऑयल इटीसी। ठीक है, तो उस अवस्था में के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है। यदि मेटल्स के लिए बात कर ले, धातुओं के लिए बात कर लें, तो धातुओं के लिए जो के की वैल्यू होती है वह अनंत होती है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर आप ये बता दो कि के की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो के की परिभाषा क्या होती है या कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज समझो, यदि के की परिभाषा की बात करें तो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यानी बल के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हो या वैद्युतशीलता के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हो। तो पहले वैद्युतशीलता के संदर्भ में परिभाषित करते हो, उसके बाद बल के फॉर्म में परिभाषित कर लेंगे। तो यदि के की बात करें तो के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको एप्सिलॉन की बात की जाए तो एप्सिलॉन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता रखा है। ठीक है, कि यदि एप्सिलॉन की बात की जाए तो एप्सिलॉन जो होता है वो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन की बात करें तो वो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है, और एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो वो निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है। इसका जो मात्रक होता है वह कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और यदि के की बात करें तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब रही बात की इसकी परिभाषा क्या है सर, आइए परिभाषा लिख देते हैं। पहले एक बार सुन लेते हैं फिर उसके बाद लिख लेते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब कि परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फिर समझ लीजिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, परिभाषा सुन लिख लेते हैं पहले। किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता, उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी परिभाषा क्या बोला गया, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आपने यही लिखा हुआ है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वह उस माध्यम के
उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। क्लियर है बात? ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आ रही हो तो। क्लियर है यहां तक में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, यदि यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे कि सर ये बता दो कि वैद्युतशीलता के टर्म में तो आपने परावैद्युतांक को परिभाषित कर दिया, यदि बल के अवस्था में, बल के केस में यदि परावैद्युतांक को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक नोट पॉइंट समझो पहले। ठीक है, यदि एक नोट पॉइंट समझो। ठीक है, नोट पॉइंट क्या कहता है? देखो, यदि कोई दो आवेशित बिंदु किसी निर्वात में रखे हुए हैं ना, यानी दो बिंदु आवेश आपने लिए और कहां रखे? निर्वात में। ठीक है, तो निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में रखे बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल का जो अनुपात होता है वह परावैद्युतांक कहलाता है। मतलब आपने दो बिंदु आवेश लिए Q1 Q2, Q1 Q2 और कहां रखा हुआ है? निर्वात में। ठीक है, तो यहां का जो बल है मान लीजिए हमने F मान लिया, और दो बिंदु आवेश आपने फिर लिए, सेम ही है Q1 और Q2, और कहां रखे हुए हैं? किसी माध्यम में। कहां रखे हुए हैं? किसी माध्यम में। यहां के लिए जो बल लिया वह FM कर लिया। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं वो किसी मीडियम में है ना, यानी बल की बात हो रही लेकिन किसी माध्यम के लिए। तो उस अवस्था में निर्वात में आवेशित कणों पर लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में आवेशित कणों पर लगने वाले बल का जो अनुपात होता है वह परावैद्युतांक कहलाता है। कह दो सर बात तो ठीक है, ये आता कैसे है? उससे पहले आप एक बात समझो। ठीक है, आप इससे पहले एक बात समझो कि निर्वात में रखे आवेशित कणों के बीच, निर्वात में रखे आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल किसी माध्यम में रखने पर उस आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब यदि निर्वात में रखा हुआ है कोई पिंड तो उस पे जो बल लगेगा उसका मान किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल से ज्यादा होगा, यानी F इज ऑलवेज ग्रेटर देन FM। यानी किसी माध्यम में यदि कोई पिंड रखा हुआ है, कोई आवेशित कण रखा हुआ है, तो उन आवेशित कणों पर जो बल लग रहा है वह निर्वात में रखे हुए आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल से हमेशा कम होगा, यानी FM हमेशा कम होगा और F हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब रही बात कि कैसे आएगा सर, तो यदि कैसे आएगा, यदि इसकी बात की जाए तो आओ समझो थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं कि दो आवेशित कण Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, और कहां रखे हुए हैं? तो निर्वात में। कहां रखे हुए हैं? तो निर्वात में। यदि निर्वात में रखे हुए हैं तो इन पर जो बल लगेगा वह F इज इक्वल टू 1/4πε0। निर्वात है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q1 Q2 r²। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 बना दो। फिर मान लो कि यही सेम निकाय आपने उठाकर किसी माध्यम में रख दिया। ठीक है, सेम निकाय किसी माध्यम में रख दिया, तो माध्यम में रख दिया तो उस पर लगने वाला बल FM हमने कर दिया, और वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0। माध्यम में आ गया तो K भी आएगा, K रख दिया। आवेश क्या है? Q1 Q2 r²। इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया। समीकरण 1 और 2 को विभाजित कर दो, यानी समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर समीकरण 1 तथा 2 को विभाजित करने पर क्या मिलेगा भाई? इधर देख लेते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा? तो F/FM ये मिलेगा इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r²
1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन में ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी। बचेगा क्या? बचेगा f अपान एफ एम इज इक्वल टू 1 अपान, देखो 4 टर्म बनेंगे ना, जनरली केस में क्या बने, 1 2 3 और 4 के टर्म, तो 4 टर्म बनेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो टर्म होगा, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं के, ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख दे के। और अभी अभी आपको वही लिखवाया है हमने कि एफ अपान एफ एम इज इक्वल टू के, यानी एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम, यानी किसी निर्वात में रखे हुए निकाय पर लगने वाला बल उसी निकाय को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल से हमेशा ज्यादा होता है, यानी एफ हमेशा ज्यादा होता है एफ एम से। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर है? तो बल के टर्म में आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो। यदि यहीं पर बात करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई निकाय आपने निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है, यदि आपने कोई निकाय निर्वात में रखा हुआ है और आप उसी निकाय को किसी माध्यम में रखोगे, उसी निकाय को आप किसी माध्यम में रखोगे, तो उस अवस्था में उनके जो बलों का अनुपात होगा, उन पर लगने वाले जो बलों का अनुपात होगा वो हमेशा के बराबर होगा, ठीक है। और इसी के को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। इसी के को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, या इसी को विशिष्ट परावैद्युतता भी कहा जाता है। अब उम्मीद है कि आपको परावैद्युतांक, विशिष्ट परावैद्युतता या परावैद्युत पदार्थ, इन तीनों में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यदि यहीं से आगे बात करें तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लें, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है। आप यदि ईपी बोर्ड की बात करो तो ईपी बोर्ड के लिए जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है कुमार मित्तल, ठीक है। कुमार मित्तल की बुक में आप एक्सरसाइज ओपन करोगे, ठीक है, यानी आंकिक प्रश्न ओपन करोगे तो आंकिक प्रश्न में, ठीक है, आंकिक प्रश्न में आप देखोगे तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, पुरानी वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा और नई वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से वो दिखेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक 81 है तो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, ठीक है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने अभी भी एक फार्मूला पढ़ा, उस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? यदि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा रहे हो और फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्वेश्चन में क्या करना है कि सोल्यूशन लिखते ही आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप लिख लो ना, लिख लो, परेशान होने की जरूरत नहीं, लिख लो कि दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है भाई? शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक यदि बात करें तो किसकी बात होती है भाई? यानी के की बात होती है क्या? यदि के की बात होती है तो कितना दिया है के? 81, ठीक है।
और इसकी निरपेक्ष अभी छोड़ दो, बात आती है कि वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन, ठीक है। यदि निर्वात की वैद्युतशीलता बोलता तो एप्सिलॉन नॉट लिखते, ठीक है, लेकिन निरपेक्ष बोला है, मतलब कि उस माध्यम के सापेक्ष की बात कर रहे हो, उसी माध्यम में, जिस माध्यम के लिए इस के का मान निकाले हो उसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट निकालना है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, यानी इसका मान पूछा जा रहा है। अब आपने के और एप्सिलॉन के बीच में कोई संबंध पढ़ रखा है क्या? हाँ सर, हमने तो अभी पढ़ा ना, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, अभी तो पढ़ा सर, ठीक है। क्या पढ़ा? के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, अभी भी पढ़ रखा हम लोगों ने। अब बात ये आती है कि आपने के की वैल्यू तो पता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का तो सर ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, लगाएंगे कैसे? अरे बेवकूफ हो, यहां पे ध्यान से समझो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने चिल्ला चिल्ला कर 3 बार बताया, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही ना होता है, ठीक है। तो अब तो पता चल गया, अब पता चल गया तो जल्दी से अप्लाई कर लो, और जल्दी से अप्लाई कर लोगे तो जो आएगा वो तुम्हारा आंसर कहलाएगा, क्योंकि तुम्हें निकालना एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो के की वैल्यू कितनी है? 81, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, कर लो भाई, कैलकुलेट तो करेंगे ना, ठीक है। यदि आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं आ रहा, आराम से करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बहुत टाइम होता है। 8.85 इंटू 81, यही तो करना है ना, कर लो भाई। 5 8 8, 8 5 40 को 0 हासिल लगा 4, 8 8 64 और 4 68 को 8 हासिल लगा 6, 8 8 64 और 6 70, 5 8 8 दूना 16 को 6 हासिल लगा 1, 1 और 7, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, यानी 716.85, ये कैलकुलेशन आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, यहां से इसको मिटा दिया जाए, यानी 716.85 ये आ रहा था, ठीक है। यानी क्या लिखोगे? 716.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। दशमलव आप याद रखिएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमेशा ही, फिजिक्स का न्यूमेरिकल यदि आप लगा रहे हो तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स से न्यूमेरिकल लगाते वक्त, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा दशमलव एक नंबर के बाद लगाने हैं, एक अंक के बाद लगाने हैं, एक डिजिट के बाद लगाने हैं, ठीक है। यानी जैसे यहां पर ये 716.85 है ना, इस दशमलव को उठा के 2 अंक इधर ला दो, तो यानी 7.1685 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन का मान, ठीक है। यानी फाइनल लिख सकते हो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.1685 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब रही बात की कोई कहे कि सर इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। यदि कोई कहे कि सर इसका मात्रक क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, जो मात्रक एप्सिलॉन नॉट का होगा वही मात्रक इसका होगा, क्योंकि के का तो कोई मात्रक होता नहीं है, के अपने आप में एक भीमाहीन राशि है, ठीक है, तो भीमा होती ही नहीं है के की, तो यहां पे इसका मात्रक क्या आएगा? कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। उम्मीद है इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। इतने में कोई दिक्कत है तो बता दो भाई जल्दी से, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता दो। क्या तुम लोगों को स्क्रीन अच्छे से क्लियर हो रही है ना, विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो अगली टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, वह है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। यानी जो कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसी फार्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यदि इसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात की जाए तो ये जो फार्मूला हमारे पास है, कौन सा फार्मूला सर? ये जो हमारे पास फार्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इस फार्मूले को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, यानी सदिश रूप में,
अब सदिश रूप में रिप्रेजेंट करने पे क्या आता है, तो उससे पहले दो तीन बातें आप समझ लो पहले, ठीक है। सामान्य तौर पे हमें इस फार्मूले को प्रूव करते वक्त एक ही फार्मूला समझाना है आपको, ठीक है। वह है कि आप लोगों ने यदि क्लास 11th के अंदर वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको एकांक सदिश की परिभाषा पढ़ाई गई होगी, ठीक है। हमें परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल आपको एक फार्मूला समझाएंगे कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। यानी ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। कितना गंदा लिखते हैं ना हम, ठीक है। सब सोच रहे होगे सर आज पता चला है आपको, आप हमेशा ही गंदा लिखते हो। देन कोई नहीं आइए देखते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब इसमें क्या कहानी है पहले समझो। इन द केस, जैसे मान लो कि यदि आपने कोई वेक्टर ए लिया है, ठीक है, कोई वेक्टर ए लिया है, कैसे 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। आपने ये वेक्टर लिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। मतलब क्या है इसका, मतलब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, कहाँ कहाँ, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। यदि इन द केस यदि कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 6j कैप और k कैप की बात ही नहीं की गई है, इसका मतलब ये जो वेक्टर है वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, जेड एक्सिस पे ट्रेवल नहीं कर रहा है, यानी जेड एक्सिस पे इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। क्लियर है इतनी बात। अब इस पूरे फार्मूले में आप बस इतना याद रखिएगा कि यदि मॉड ऑफ ए की बात की जाए, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है ना, हमने जनरली एग्जांपल के लिए ए ले लिया, ठीक है। यदि मॉड ऑफ ए की बात करें तो ये जो वेक्टर आपके पास है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसे मॉड ऑफ ए लिखते हैं। मॉड ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है कि रूट के अंदर जो इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कोफिशिएंट है, ठीक है, जो इसके गुणज हैं, उनका वर्ग करके जोड़ दीजिए। जैसे कि एक्स एक्सिस पे बात करें तो 3 का वर्ग करिए, प्लस वाई एक्सिस पे 6 का वर्ग करिए, प्लस जेड एक्सिस पर 4 का वर्ग करिए, और इन सब का वर्ग करने के बाद 9, 36, 16 इसको कैलकुलेट करिए। 36 9 45, 45 10 55 और 55 6 61, रूट में 61 मात्रक आएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। तो यानी मॉड ऑफ ए जो है वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताता है, केवल और केवल मान को बताता है कि उसका परिमाण कितना आएगा। उसको इस मतलब कि मॉड ऑफ ए को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होंगी। यदि इतनी बात समझ में आ गई होंगी तो आइए समझते हैं थोड़ा सा हम लोग कूलाम्स लॉ को, ठीक है। कूलाम्स लॉ का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण को समझने से पहले मान लेते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से आल दूरी पर हैं। कितने दूरी पर हैं? एक दूसरे से आल दूरी पर हैं। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से आल दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर है? अब इस अवस्था में, ठीक है, ये R वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इस पे जो बल लगेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा। यदि Q1 के कारण Q2 पर बल लगे, ठीक है, Q1 पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लग रहा है, तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जो बल लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड इधर की ओर जाएगा जिसे F21 कहेंगे, ठीक है। और दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर जो बल लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड इधर की ओर जाएगा जिसे F12 कहेंगे, ठीक है। और जब पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लगा तो उस केस में उसकी बल का मैग्नीट्यूड F21 आया, ठीक है। वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आपने दे दिया ना, ठीक है, और मैग्नीट्यूड के नाम पे F12 दे ही रहे हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ही केवल इतना है कि उसमें दो चीजें हो जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाता है और एक मैग्नीट्यूड मिल जाता है। यदि इसको वो स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है तो उस केस में केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी केवल और केवल परिमाण मिलेगा, आपको दिशा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इस अवस्था में इसके बीच जो डायरेक्शन मतलब जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे Q1 से Q2 तक की दूरी, ठीक है। Q1 से Q2 तक की दूरी जो होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग R
1 2 से, ठीक है, और Q2 से Q1 तक की दूरी जो होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे R21 से, ठीक है। वैल्यू सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर R21 और R12 अलग अलग है क्या, नहीं, अलग अलग नहीं है भाई, दोनों सेम ही है, बस केवल डायरेक्शन है कि 1 से 2 तक जा रहे हैं या 2 से 1 तक जा रहे हैं, ठीक है, किधर से किधर की ओर जा रहे हैं उसके हिसाब से डायरेक्शन है केवल। जैसे हम मान लो कि A और B दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, अब A B की ओर जा रहा है या B A की ओर जा रहा है ना, दोनों के डायरेक्शन में अंतर है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है। यदि मान लो यहां से यहां तक की बात करें तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यदि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो यदि A अपनी जगह से उठकर B तक आए तो भी 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, या B अपनी जगह से उठकर A तक जाए तो भी 5 किलोमीटर का ट्रेवल करेगा। लेकिन अंतर क्या होगा बस केवल कि यदि A आया तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी और B गया तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। इस प्रकार से जैसा कि आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट कराया गया है, ठीक है, यदि A B की ओर आएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, यदि B A तक जाएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसमें लिखा जाएगा कि A से B या B से A, ठीक उसी प्रकार से वो लिख दिया गया, क्लियर है, ठीक है। यदि इतनी बात समझ में आ गई हो, ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना समझो कि F12, अब इस केस में यदि मान लीजिए दो आवेशित कणों के बीच जो बल लग रहा है वो F12 है, F12 है, ठीक है भैया, तो F12 लिखते हैं, F12, तो F12 लोगों तो डिस्टेंस क्या आएगा R21 ना, क्या आएगा R21, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड हो गया ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी तो चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे R कैप, ठीक है, जो एकांक सदिश होगा जिसका काम केवल क्या है, दिशा बताना है, क्या काम है, दिशा बताना, R कैप 21, ठीक है, क्या आएगा, यानी R कैप 21, ठीक है। यदि इसी को एक लाइन और बढ़ाया जाए तो आपको अभी अभी हमने सिखाया है कि R कैप 21 इज इक्वल टू वेक्टर R अपान वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ R। मॉड ऑफ R केवल मैग्नीट्यूड देता है, तो मॉड ऑफ R की जगह हम R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यानी हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी R21 वेक्टर फॉर्म में अपान में R लिख सकते हैं, ठीक है, यानी क्या मिल जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू ये जो R कैप लिखा था उसके जगह हम क्या लिखने वाले हैं, वेक्टर R21 अपान R, ठीक है। अब इस केस में F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, ये देखो ध्यान से, यहां पर R स्क्वायर है, यहां पर R स्क्वायर है और यहां पे R है, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, R पावर 3 और वेक्टर R21, ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R12 यानी R वेक्टर R12 या 21, ये है क्या, ये जो है ना ये केवल और केवल, यानी यहां पर ये जो आपने लिख रखा था वह एक एकांक सदिश है, ठीक है, एकांक यानी जो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एकांक सदिश है, ठीक है, एकांक सदिश है जो केवल और केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शंस को बता रहा है, किसको, दिशा को बता रहा है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सर आपने तो एक ही बताया ना, दूसरा कहां गया, तो दूसरा भी सेम ही होता है, केवल और केवल अंतर ये होगा कि यदि आप इसे एक डायरेक्शन मानोगे तो वो दूसरा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यानी दूसरा अपोजिट हो जाएगा तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब R12 वेक्टर, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझो, बस अंतर कोई नहीं है ना, बस केवल ये है कि यदि आप F12 को डायरेक्शन में मानते हो, मतलब कि आप जैसे सपोज करो कि किसी एक को आप लेफ्ट टू राइट मानोगे तो दूसरा राइट टू लेफ्ट होगा ना, ठीक है,
यदि आपने 2 पॉइंट को कंसिडर कर रखे हैं और आपने एक पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मान लिया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो गया कि वो राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो उसी केस में यदि F12 को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया तो उस केस में F21 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। परिमाण में दोनों बराबर होते हैं लेकिन दिशा केवल विपरीत होती है। तो माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन जो होता है ये नहीं बता रहा है कि इसकी पूरी वैल्यू या ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड जो है वो निगेटिव है, ऐसा नहीं है। ये मैग्नीट्यूड को नहीं बता रहा है भाई, ये माइनस साइन केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, केवल डायरेक्शन को। क्यों? क्योंकि F12 जो है वो F21 के अपोजिट है। आई बात समझ में? यानी कि आपको केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है कि F12 जो है वह F21 के अपोजिट है, ना कि नेगेटिव है, ठीक है, नकारात्मक नहीं है कि सर इसका मान तो मान लीजिए 5 आया तो इसका मान -5 आएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों की वैल्यू +5 ही आएगी। बस कंडीशन ये होगी कि यदि आपने पहले कंडीशन में यदि प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपने Q1 से Q2 पर लगाया हुआ बल है, और यदि दूसरे में माइनस लगाया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो उस केस में डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है, डायरेक्शन मैटर करता है, दिशा का अपना महत्व होता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि इतनी बात समझ में आ गई होगी तो इसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। जैसे कुछ फायदों की बात कर लेते हैं। सामान्य तौर पे पहली बात ये समझ लो कि यदि यदि आप सदिश निरूपण की बात की जाए तो सदिश निरूपण से ये पता चल जाता है, ठीक है, यदि F12 या F21 दोनों आपस में बराबर हैं, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो यहां से ये बात पता चल जाती है कि वैद्युत आकर्षण बल में जो आवेश होते हैं वह धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। हालांकि इस बात को और अच्छे समझ पाएंगे जब अगला पढ़ पाएंगे, अगली टॉपिक को हम लोग समझेंगे, वह है कॉम्बिनेशन, मतलब कि कई आवेशित कणों का जो निकाय बनाएंगे उस पर जो आरोपित बल होगा उसके आधार पे, ठीक है। तो फिलहाल वो चीजें समझेंगे, लेकिन आज नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और यदि आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहली चीज, यदि आप हमारे द्वारा ऑनलाइन कोर्स पूरा का पूरा लॉन्च किया गया है क्लास 12th के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, ठीक है, पूरा का पूरा, और हिंदी भी, वो यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमें 898960264320 इस नंबर पे या 9532335156 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो एप्लीकेशन का लिंक यानी अपना अरविंदा A1 का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप यहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी होली स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि पूरे साल भर की कोर्स, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, PDF, PYQ, ये सभी के सभी चीजें आपको मात्र 599 में मिल जाएगा, ठीक है। 599 में आपको ये मात्र 599 में पूरे साल भर की कोर्स, यदि आप देखोगे तो एक महीने की क्लास मात्र 50 रुपए का, यानी मात्र 50 रुपए में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इससे सस्ता तो कहीं नहीं मिलेगा। और रही क्वालिटी और कंटेंट की बात तो आप देख लो, ठीक है, डिसाइड कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।